बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि शनाख्त परेड क्या होती है, कब की जाती है, इसको कौन कंडक्ट कर सकता है, किस टाइम पे करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम तर मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शनाख्त परेड की कानून में बहुत ज़्यादा अहमियत है और शनाख्त परेड की ज़रूरत आलमोस्ट तब महसूस होती है कि जब कोई भी शख्स अपनी एफआईआर के अंदर जो स्टोरी बयान करता है कि मेरे साथ ये फ़लाँ फ़लाँ वक़ूआ हुआ, लेकिन वो अपनी एफआईआर के अंदर मुल्ज़मान को नामालूम रखता है, उनके बारे में बयान नहीं करता कि उसका नाम क्या था, वल्दियत क्या थी, उसका एड्रेस क्या था। मतलब कि कोई भी शख्स, कोई भी मुद्दई जो कि एफआईआर दर्ज करवाता है, वो मुल्ज़मान के बारे में वो लाइलम होता है, लेकिन वक़ूए को वो देख रहा होता है। चाहे वो कोई भी मामला है, वो इक़दाम कत्ल का मामला है, कत्ल का मामला है, डकैती का मामला है, रॉबरी का मामला, कोई भी किसी किस्म की कोई भी एफआईआर दर्ज करवाता है, लेकिन अपनी एफआईआर में मुल्ज़मान को नामालूम रखता है। तो इस सूरत हाल में शनाख्त परेड की ज़रूरत महसूस होती है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि कोई भी शख्स उसके साथ कोई ऐसा वक़ूआ सरज़द होता है, वो ये कहता है कि जी फ़लाँ फ़लाँ मुल्ज़मान ने मुझसे मोटरसाइकिल मुझसे ज़बरदस्ती छीन ली, मुझसे पैसे ज़बरदस्ती छीन लिए, मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती छीन ली, लेकिन मुल्ज़मान को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मैंने मुल्ज़मान को देखा हुआ है और उनको मैं सामने आने पे शनाख्त कर सकता हूँ। अब यहाँ एक बड़ी मटीरियल और अहम बात यह है कि जब भी आपके साथ इस तरह का कोई मामला पेश आ जाए, तो आपने मुल्ज़मान की डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ज़रूर बयान करनी है। डिस्क्रिप्शन से मतलब ये है कि आपने बयान करना है कि वो जो डकैती करने वाला शख्स है, उसकी उम्र कितनी है, उसका कद कितना है, उसकी रंगत कैसी है, वाइटिश है, वो रेडिश है, ब्राउनिश है, या उसके कलर के बारे में आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बयान करनी है। उसकी एज के बारे में, उसके जिस्म के बारे में कि वो पतला था, मोटा था, छोटा था, लंबा था, उसकी उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल थी, वो किस तरह देखने में किस तरह लगता था। यानी कि आपने मुल्ज़म की डिस्क्रिप्शन जो है वो डिटेल के साथ बयान करनी है, ताकि कल को जब शनाख्त परेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मुल्ज़म को शनाख्त कर सकें। इसमें बहुत सारी आला अदालतों के फ़ैसले भी मौजूद हैं। अदालतें ये कहती हैं कि जब भी आप किसी एफआईआर के अंदर किसी मुल्ज़म की डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे, तब ही आप उस मुल्ज़म को अगर शनाख्त परेड के अंदर शनाख्त करते हैं तो आप का केस मजबूत होगा, मुल्ज़म को सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर आप अपनी एफआईआर के अंदर मुल्ज़म की डिस्क्रिप्शन बयान नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आपका केस इंतहाई कमज़ोर है, और अगर आप शनाख्त परेड के अंदर मुल्ज़म को शनाख्त भी कर लेते हैं तो इससे भी मुल्ज़म के सज़ा याब होने का इम्कान कम है। अब इसमें एक दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी शख्स के साथ कोई डकैती होती है और वो शख्स ये कहता है कि जी मेरे साथ डकैती करने वाला उसने अपने चेहरा जो है वो लपेटा हुआ था और चेहरे के ऊपर कपड़ा वगैरह बांधा हुआ था, और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन कोई नामालूम शख्स था जिसने मेरे साथ ये डकैती दी, इस तरह की सूरत हाल में शनाख्त परेड नहीं होगी, क्योंकि जब आपने खुद ही उस मुल्ज़म के बारे में ये कह दिया है कि उसने अपने चेहरे पे कवर किया हुआ था, उसको मैंने देखा नहीं, जब आपने किसी मुल्ज़म को देखा नहीं, उसका चेहरा कवर था, तो इन सूरत हाल में आप शनाख्त परेड में उस किसी भी शख्स को शनाख्त नहीं कर सकती। इस तरह की सूरत हाल में शनाख्त परेड नहीं की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप कोई एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि किसी नामालूम चोर ने मेरी फ़लाँ चीज़ चोरी कर ली है, लेकिन आप के पास किसी किस्म का कोई ऐसा गवाह मौजूद नहीं है जो ये कहे कि उसने नामालूम मुल्ज़मान को चोरी करते हुए या चोरी का माल ले जाते हुए देखा है, क्योंकि जब आपको किसी मुल्ज़म के बारे में मालूम ही नहीं होगा, आपके पास कोई ऐसा गवाह ही मौजूद नहीं होगा, तो इस सूरत हाल के अंदर रहते हुए भी शनाख्त परेड की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब एक बहुत अहम फार्मूला है कि जब भी
किसी शख्स के साथ इस तरह का कोई वक़ूआ हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको मुलज़मान के बारे में अगर नहीं भी मालूम तो फ़ौरी तौर पर अपनी FIR का इंदराज करवा दे, मुलज़मान की डिस्क्रिप्शन बयान कर दे, ताकि कल को अगर मुलज़मान पकड़े जाएँ तो उनको शनाख्त परेड के अंदर शनाख्त किया जा सके। अब यहाँ दूसरी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो जब भी इस तरह की जो डिस्क्रिप्शन मुद्दई ने बयान की हैं, इस तरह की कि खद्दो खाल का कोई शख्स पुलिस अगर पकड़ लेती है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी जल्दी हो सके उसे मजिस्ट्रेट साहब के रूबरू पेश करें और मजिस्ट्रेट साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि ये मुलज़मान हो सकता है कि इन्होंने फ़लाँ शख्स के साथ चोरी की हो, डकैती की हो या ये कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं, तो आप इनको जुडिशल लॉकअप में भेज दें और इनकी शनाख्त परेड का इंतज़ाम करें। क्योंकि अगर मुलज़म को पकड़ने के बाद उसके चेहरे को कवर नहीं किया जाता, उसको हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है या उसकी शनाख्त परेड में डिले किया जाता है या कोई ऐसा माहौल और सीन पैदा कर दिया जाता है कि मुद्दई या गवाहान जो हैं वो मुलज़म को देख सकें, तो इस तरह की सूरत हाल में जबकि मुलज़म का चेहरा पहले ही मुद्दई और गवाहान के नोटिस में आ चुका होगा, अगर शनाख्त परेड भी हो जाए तो उसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रह जाएगी। यानी कि ज़रूरी है कि शनाख्त परेड जितनी जल्दी हो सके मुनक्कद करवाई जाए, अगर लेट होगी तो इसका नुकसान मुद्दई को होगा, और ये कोशिश की जाए कि मुद्दई और गवाहान शनाख्त परेड से पहले वो मुलज़म को ना देखा हो उन्होंने, क्योंकि अगर पहले देखा होगा तो शनाख्त परेड की हैसियत और अहमियत ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ अगर मुलज़म गिरफ़्तार हो जाते हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा, उनको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया जाएगा। अब शनाख्त परेड करने की ज़िम्मेदारी इलाका मजिस्ट्रेट की है कि वो फ़ौरी तौर पर शनाख्त परेड के एक तारीख़ और दिन का ऐलान करेगा, मौका पर वहाँ जेल के अंदर जाएगा, क्योंकि शनाख्त परेड हमेशा जेल के अंदर होती है, जेल के अलावा किसी भी दूसरी जगह पे नहीं हो सकती। जब शनाख्त परेड का एहतमाम किया जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को या किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो वहाँ पर मौके पे मौजूद हो। अब मजिस्ट्रेट साहब की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो डिस्क्रिप्शन FIR के अंदर बयान की गई है, जो हुलिया जो खद्दो खाल FIR के अंदर बयान किए गए हैं, बिल्कुल उसी हुलिये के 8, 9, 10 लोगों को, यानी कि जिसको कानून की ज़ुबान में डमीज़ कहा जाता है, यानी कि एक उनमें वो मुलज़म जिसके बारे में ये ख्याल किया जाएगा कि इसने ये कार्रवाई, ये वारदात, ये कत्ल, ये डकैती, चोरी, जो कुछ भी इसने किया है, एक वो शख्स होगा और उसके साथ तकरीबन 8, 9, 10 डमीज़ होंगी जो बिल्कुल उनकी शक्ल, उनका हुलिया, उनकी उम्र, यानी कि उसकी उम्र के मुताबिक, उसके हुलिये के मुताबिक, उसके कद काट के मुताबिक, उसकी जिसामत के मुताबिक तकरीबन 9-10 उसके साथ डमीज़ को बैठा दिया जाएगा और उन डमीज़ को इजाज़त होगी कि अगर वो ये चाहें तो अपनी नंबरिंग को तब्दील कर लें। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि एक तरतीब के साथ अगर उनको एक लाइन के अंदर बैठाया गया है तो मजिस्ट्रेट साहब उनको इजाज़त देंगे कि अगर कोई भी शख्स ये समझता है अपनी जगह को तब्दील करना, तो वो अपनी जगह को तब्दील कर सकता है। अब जब इस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही होगी तो वहाँ पे मुद्दई या गवाहान को इजाज़त नहीं होगी कि वो आके ये सारा सीन और मंज़र देख सकें, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट साहब अपनी कार्रवाई ये मुकम्मल कर लेंगे तो तब इनमें से किसी फ़र्ज़ कर लें कि मुद्दई को बुलाया जाएगा, मुद्दई को कहा जाएगा कि आप आके इसमें शनाख्त करें कि आपका मुलज़म कौन सा है। अब तो अगर जो 9-10 लोगों की लाइन है, मुद्दई अगर ये समझे कि उसके साथ कार्रवाई करने वाला, वारदात करने वाला फ़लाँ शख्स है, तो मुद्दई ये जाके बताएगा कि ये फ़लाँ शख्स है जिसने उसके साथ ये वारदात की थी, और साथ ये भी बताएगा कि इसका क्या रोल था। यानी कि मुद्दई और गवाहान की ये ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने सिर्फ़ शनाख्त परेड के अंदर मुलज़म को शनाख्त ही नहीं करना, बल्कि उन्होंने ये भी बताना है कि किस मुलज़म ने कौन सा रोल प्ले किया था। अब जो शख्स शनाख्त परेड के प्रोसेस से गुजर जाएगा, यानी कि मुद्दई अगर मुलज़म को शनाख्त करता है या नहीं करता, जो भी सूरत हाल होती है उसको एक साइड पर रख दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब दूसरे गवाहान को 1 बाई 1 करके, अब ऐसा नहीं हो सकता कि मुद्दई और जितने भी गवाहान हैं उनको एक ही वक्त में एक ही जगह पे इकट्ठा करके उनसे कहा जाए कि आप शनाख्त करें कि आपका मुलज़म कौन सा है। 1 पे 1 आएंगे, पहले मुद्दई आएगा,
وہ شناخت کرے گا، چلا جائے گا، اس کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ دوسرے گواہان کو اشاروں سے، آنکھوں کے اشاروں سے، ہاتھ کے اشارے سے یا کسی بھی طریقے سے یہ کنوے کر سکے کہ میں نے فلاں ملزم کو شناخت کیا ہے۔ اور مجسٹریٹ صاحب دوسرے گواہان کو بھی 1 بائی 1 کر کے بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں کہ واردات کرنے والا یا واردات کرنے والے کون سے اشخاص تھے اور کس شخص نے کون سا رول پلے کیا۔ تو یہ ساری صورتحال جو بھی ہوگی مجسٹریٹ صاحب اس کو تحریر میں لے کے آئیں گے اور بعد میں ٹرائل کورٹ کے اندر جب چلان اس کا مرتب کیا جائے گا، اس چلان کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کاروائی بھی وہاں پہ ساتھ اٹیچ کی جائے گی۔ اور ٹرائل کے دوران جہاں پہ دوسرے گواہان کی شہادت ریکارڈ کی جائے گی، بالکل ویسے ہی جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کنڈکٹ کرنے والے مجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی شہادت بھی عدالت کے اندر ریکارڈ کی جائے گی، اور ڈیفنس کے وکیل کو یعنی کہ ملزمان کے وکیل کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ ان کے اوپر جرا کر سکتے ہیں، اور پھر یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے جو بھی ٹرائل کورٹ کے جج صاحب ہیں وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ شناخت پریڈ کے ٹاپک کے اوپر میں نے مختصر سا لیکچر آپ کو ڈیلیور کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ لرن کیا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ ایک لینتھی ٹاپک ہے، اس میں بڑی ساری کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں بہت ساری اہم باتیں جو میں بتانا چاہتا تھا شاید نہ بتا پایا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ جس طریقے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس طریقے سے اس کو نہ سمجھ پائے ہوں۔ اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہو، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ باکس کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔